हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बिहार और झारखंड के संयुक्त रूप से किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे रहा करती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और हमारी जो क्लास है रेगुलर 7 बजे रहा करती है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। क्वेश्चन है, विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ द बिहार एंड झारखंड हैज डाइड एट द एज ऑफ 88। ऑप्शन है आपके पास एम राम, जोइस, गंगा प्रसाद, सत्यपाल मलिक या फिर केसरी नाथ त्रिपाठी। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए, इसका आंसर है एम राम जोइस। एम राम जोइस जी का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब कुछ इनके बारे में बात कर लेते हैं। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी के दिन निधन हो गया। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। कुवेंपू विश्वविद्यालय ने एम राम जोइस को डॉक्टर ऑफ द लॉ की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। वे शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, इसीलिए आप सोच सकते हैं कि ये आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो बनी बात है, राज्यपाल या कुछ संवैधानिक पद पर तो रहेंगे ही, क्योंकि बीजेपी का ये एक बहुत जो साठगांठ चलती है, बोल सकते हैं कि बीजेपी का एक बहुत पावरफुल संगठन जो है वो स्वयंसेवक संगठन है, जिससे जुड़े हुए रहते हैं। और इनके जो जो सेवक होते हैं, जिनको स्वयं सेवक बोला जाता है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर जरूर बैठ जाते हैं अगर सरकार जो है अपने फुल फॉर्म में रहती है। तो अभी जो है कुछ समय से साल आप 2 बार की देख सकते हैं, 2 बार की पंचवर्षीय में बीजेपी का शासन रह चुका है। तो बनी बात है, ये राज्यपाल तो रहेंगे। तो बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी के दिन निधन हो गया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस संघ से भी जुड़े हुए थे और साथ ही साथ में ये पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसे पांडिचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया। रिसेंटली हु हैज बीन रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पांडिचेरी। चलिए, आपको एक और चीज बता दूं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और जो नॉर्मल हमारा जो जो संघ है, जो स्टेट हुआ करते हैं, उनमें राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, सॉरी राज्यपाल होता है। उपराज्यपाल कहाँ पे होता है हमारा, ये जो हमारे जो संघ क्षेत्र होते हैं, केंद्र शासित जिनको बोला सकता है। तो पौंडीचेरी में उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है किसको, ये आपको बताना। ऑप्शन है आपके पास राम नरेश यादव, सत्यदेव नारायण आर्य, किरण बेदी या फिर फागू चौहान। चलिए, इनमें से बताइए कौन सा है। किस पौंडीचेरी के उपराज्यपाल को पद से हटा दिया गया। रिसेंटली हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। चलिए, इसका आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी को हाल ही में उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है पौंडीचेरी के। किरण बेदी को 16 फरवरी 2021 को पौंडीचेरी के उपराज्यपाल से हटा दिया गया। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदराराजन को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। कहने का मतलब ये हो गया कि तेलंगाना के जो राज्यपाल रहेंगे वही देखेंगे अब किसको, पौंडीचेरी को। दोनों जगह के राज्यपाल जो हैं अब कौन देखेंगे, तमिलसाई सुंदराराजन। ये तेलंगाना के राज्यपाल अभी हाल ही में है, ये पौंडीचेरी को भी देखने वाले हैं। किरण बेदी को 29 मई 2016 को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। किस देश ने हाल ही में टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार की गई, कंपनी का नाम है टेराफुगिया ट्रांजिशन के द्वारा तैयार की गई हाइब्रिड कार को, उड़ने वाली है जो, इसको मंजूरी दे दी है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द फ्लाइंग हाइब्रिड कार प्रोड्यूस्ड बाय द
टेराफ्यूगल ट्रांजिशंस? ऑप्शन आपका नेपाल, चीन, रूस या फिर अमेरिका। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस देश ने उड़ने वाली कार को मंजूरी दे दी है? बहुत जल्दी अब उड़ने वाली कार भी आने वाली है। अभी हाइड्रोजन कार की बात चल रही थी और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार तो निकाल ही दी है। अब एक नया कार का जो है सिलसिला आने वाला है, उड़ने वाली कार, छोटा बोल सकते हैं, हेलीकॉप्टर जैसा बोल सकते हैं अपन। तो इसके बारे में बात करते हैं। किस देश ने दिया है? अमेरिका ने अनुमति दे दी है। अमेरिका ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है कि भाई ये यहाँ पे आप इसको ट्राई करिए और बेचना चालू कर दीजिए। अमेरिका परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेराफ्यूगल ट्रांजिशन द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। भाई जो कार की स्पीड होती है उसे थोड़ा सा ज्यादा मान सकते हैं। ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर तक भी आती है। इतनी स्पीड से आप ग्राउंड से थोड़ा सा उठकर आप अपनी कार को उड़ा सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए अमेरिका में अनुमति दे दी है वहां के परिवहन विभाग ने। ये एक एरोप्लेन नहीं, क्योंकि एरोप्लेन जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे एक छोटा सा बोल सकते हैं कि हवाई जहाज जैसा बोल सकते हैं उसको। आप जमीन से थोड़ा सा कुछ हाइट पर, उनकी लिमिटेड हाइट होगी, एक फिक्स हाइट है, उस हाइट पे आप उठा के उसको उड़ा सकते हैं। और स्पीड आपकी रहनी चाहिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। इसी के साथ दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाई गई। टेराफ्यूगिया द्वारा तैयार इस व्हीकल को उड़ाने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को ही दी गई है। मतलब ये कहने का कि इसके लिए अभी सिर्फ पायलट और फ्लाइट स्कूल हैं उनको ही दी गई है, क्योंकि भाई जब आप तैयार हो जाओगे, या बोल सकते हैं कि जो उनको चला सकते हैं, जो पायलट हैं जिनको आता है, सिर्फ वही अभी उड़ाएंगे। अब कोई भी खरीद के नहीं उड़ाने लगेगा, क्योंकि भाई आपको वो चीजें आती नहीं है। फिर उसका धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग होगी, लाइसेंस दिए जाने लगेंगे इन कारों के लिए। तो ये फिर आगे की प्रोसेस है। ये कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम और प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचाव करने में भी सक्षम है। बनी बात है भाई, ये जो कार जो है वो ट्रैफिक खराब अगर हो जाता है और खराब मौसम में भी उड़ सकती है, प्रतिबंधित एयर स्पेस से भी बचाव करने में भी सक्षम है। मतलब वो जगह जहाँ पे एयर स्पेस नहीं जा सकते हैं उन जगह पे भी ये जा सकता है, और कंजस्टेड जगह से भी आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके लिए ये कार तैयार करी गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? Which union minister has launched commercial jute seed distribution scheme on the 15 February 2021? ऑप्शन आपका स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे रहा करती है, जिसको आप देखना मत भूलिए। चलिए इसका आंसर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया। ये केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU के बाद लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश में जूट के किसानों की मदद के लिए जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को भी बढ़ाया है। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? Who among the following has been conferred with Hall of Fame in the 20th Award of Indian Television Academy? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका मनीष पॉल, एकता कपूर, शशि रंजन या फिर सुनील ग्रोवर। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारतीय टेलीविजन एकेडमी ने 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? चलिए इसका आंसर है एकता कपूर। एकता कपूर को दिया गया है। एकता कपूर का जन्म 19 जून 1975 को हुआ था। वे भारतीय टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। पता नहीं इनको क्यों अवार्ड दिया गया है फेम ऑफ हॉल ऑफ फेम का। इनके जो जितने भी
सीरियल्स होते हैं वो टोटल फूहड़पन दिखाए जाते हैं इसमें। उन्होंने 2017 में ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया। ऑल्ट बालाजी जो ओटीटी है, एक ऐप है जिसके थ्रू आप ओटीटी कंटेंट को देख सकते हैं। ये टोटल जो है वो एडल्ट कंटेंट को ही दिखाया करता है, लगभग इसमें सारे कंटेंट एडल्ट होते हैं। तो पता नहीं क्यों इनको दिया गया है, परंतु दिया गया है तो वही मानना पड़ेगा। इसी के साथ साथ 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को अब घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास 15 दिन, 10 दिन, 30 दिन या फिर 40 दिन। इन व्यू ऑफ द कोरोना इन्फेक्शन द ड्यूरेशन ऑफ द हरिद्वार कुंभ हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मेनी डेज? कितने दिनों के लिए हरिद्वार के कुंभ को घटा के कर दिया गया है? चलिए इसका आंसर है 30 दिन। 30 दिन के लिए कर दिया गया। इसके पहले लगभग 2 महीने के लिए रहा करता था। इस साल कुंभ मेला जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ही चलने वाला है। पहले कुंभ मेले की शुरुआत जो है वो 27 फरवरी को होनी थी, इसका समापन 27 अप्रैल को होना था, परंतु अब यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है उसके हिसाब से 1 अप्रैल से चालू होने वाला है और 30 अप्रैल तक ही चलेगा। इसमें करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो कुंभ पर्व पर, जो कुंभ पर्व स्थल है कौन कौन से? हरिद्वार, प्रयाग, जिसको इलाहाबाद बोला जाता है, पुराना नाम इलाहाबाद, अब इसको प्रयाग बोला जा रहा है। इलाहाबाद इसलिए अब नहीं बोलते हैं क्योंकि ये मुस्लिम नाम है। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब जो है हमारे देश में एक हिंदूवादी संगठन की सरकार चल रही है और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जगहों का नाम चेंज करना है। तो मानते हैं कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने, मुस्लिमों ने बहुत लंबे समय तक राज किया, परंतु नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, परंतु यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ बात करते हैं प्रयाग की, जिसको प्रयागराज भी बोला जाता है और उसका पुराना नाम है इलाहाबाद। तो कौन कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ हुआ करते हैं। कुंभ का जो रहता है 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार इन 4 जगह पे कुंभ पड़ा करता है। और कहने का मतलब ये है कि हर 3 साल में रिपीट होता है यहाँ पे। मतलब जैसे कि कहने को मान लीजिए कि 12 साल में हरिद्वार में, 1 साल हरिद्वार में हुआ तो उसके बाद अगले बार जो होगा वो 12 साल में होगा, तो उसके अगले 3 साल में प्रयागराज में होगा। कहने का मतलब ये कि अभी हरिद्वार में हुआ तो 3 साल बाद प्रयागराज में होगा, फिर उसके 3 साल के बाद उज्जैन में होगा, फिर उसके 3 साल के बाद नासिक में होगा, फिर फाइनली फिर घूम फिर के फिर वो हरिद्वार में आएगा 12 साल के बाद। तो 12 साल के बाद जो है एक कुंभ रिपीट होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें साल में कुंभ का मेला का आयोजन भी होता है। वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ, हर 12 साल में कुंभ होता है और उसके अलावा 6 साल में अर्ध कुंभी भी होती है। आपको एक और चीज बता दूं, हर 6 साल में अर्ध कुंभी भी होती है और साथ ही साथ में हर साल प्रयागराज में कल्पवास मनाया जाता है, जिसमें लगभग कुंभ जैसा ही मेला बोल सकते हैं उसको, वो होता है। परंतु जो मेन महत्व बोला जाता है, महत्व क्या है? 12 साल में कुंभ होता है, जो कि जगह रिपीट होती हैं। इसके पहले इलाहाबाद में हुआ था, हरिद्वार, उज्जैन में भी हो चुका है और नासिक में भी अभी हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च एन कंटेनमेंट पोर्टल? ऑप्शन है आपके पास राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद या फिर निर्मला सीतारमण। चलिए बताइए किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? तो भाई आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ई छावनी से संबंध आपको लग ही रहा है कि ये रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण तो यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर है। बाकी बचे 3, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए इसका आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री। मैंने आपको पहले ही बताया था रक्षा संबंधित है, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। अब छावनी क्षेत्र से संबंधित क्या? छावनी क्षेत्र वो होते हैं जो हर सिटी में या जहां आर्मी रहती है, क्योंकि आर्मी पूरे टाइम बॉर्डर पे नहीं रहती, आर्मी अपनी छावनी में रहा करती है। आपको ये चीज और बता दूं कि जो बॉर्डर पे जो फोर्सेस होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, आईटीबीपी होती है, आर्मी नहीं होती। दोनों में फर्क होता है। वो सशस्त्र सेना बल है और जो ये होती है, जो हमारी जो छावनी में रहा करती है वो आर्मी होती है।
जब परेशानियां आती हैं, जब यह जरूरत पड़ती है आर्मी की, तो आर्मी डिप्लॉय करी जाती है बॉर्डर पे। अदरवाइज आर्मी जो है वो अपनी छावनी में रहा करती है, और जब कभी कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो आर्मी के जवान जो हैं वो किसी समस्या को निपटाने के लिए पहुंचा करते हैं। जैसे कि कभी कोई गड्ढे में बच्चा गिर जाता है तो उसके लिए भी आर्मी बुलाई जाती है। ये छोटी छोटी समस्याएं जो है होती हैं, जैसे कि ट्रेन हादसे होते हैं तो वहां से उनको निकालने के लिए, या कोई बांध फट गया है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, तो वहां पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी आर्मी का यूज किया जाता है, क्योंकि वो ट्रेंड हुआ करते हैं और वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ई छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में से 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नागरपालिका सेवाएं प्रदान करना है। तो चलिए एक और काम की चीज मिल गई हमको। भारत में लगभग 62 छावनी बोर्ड हैं और उसमें लगभग 20 लाख से अधिक नागरिक जो हैं वो रहा करते हैं। उनको ऑनलाइन नगरपालिका की सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पे ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as Executive Secretary of Union Nation Capital Development Fund? कोमल त्यागी, संजना राज, प्रीति सिन्हा या फिर प्रीति शास्त्री। चलिए इसका आंसर दीजिए। किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर है प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जूडिथ काल का स्थान लिया। इसके पहले कौन थे? जूडिथ काल थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में अपना 30 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ अल्प विकसित देशों, अब अल्प विकसित देश से मतलब क्या कि वो देश, छोटे देश जो कि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी तक वो अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में चल रहे हैं, उनके लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। मतलब उनको फाइनेंस करा करती है, उनके लिए उनका विकास हो सके उसके लिए पैसे खर्च करा करती है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 18 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लिए, जो कि आपको रेगुलर आपको डेली 7 बजे मिलने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।